मोटरसाइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले भारतीय, यह अविश्वसनीय कहानी दुनिया भर में सवारी करने वाले पहले भारतीयों की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 1972 में सुभाष शर्मा और 3 दोस्तों ने 2 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों पर दुनिया भर में 67,000 मील की यात्रा की। उन्होंने ऐसा उस समय किया जब मोटरसाइकिल यात्रा अनसुनी थी। उनकी दृढ़ता की कहानी हमें दिखाती है कि आज हमारे लिए यह कितना आसान है। सुभाष शर्मा द्वारा विश्व भ्रमण मोटरसाइकिल यात्री इसकी शुरुआत कैसे हुई, वह 1959 में भारत के जमशेदपुर में रविवार की सुबह थी। मैं दोस्तों के साथ चाय की चुस्की ले रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर दुनिया भर का चक्कर लगाने का विचार आया। उस समय मोटरसाइकिल यात्रा इतनी अनसुनी थी कि हम शायद चंद्रमा की सवारी के बारे में भी बात कर रहे थे। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इस तरह की यात्रा में क्या शामिल है। मैं इस विचार को हिला नहीं सका। मुझे विश्वास था कि हम यह कर सकते हैं और फिर भी शोध करना शुरू कर दिया। जब हम सब दोबारा मिले तो मैंने उन्हें अपने निष्कर्ष दिखाए और जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं गंभीर हूं तो 3 दोस्त आगे आए और कहा कि वे अंदर हैं। और वह यह था, चाय पर एक पागल विचार से अब हमारे पास एक 4 आदमी की टीम थी और हम दुनिया भर में सवारी करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे थे। हमें रास्ते में बाकी सभी चीजों का पता लगाना होगा। योजना बना रहे हैं। भारत छोड़ने की हमारी प्रारंभिक योजना अफगानिस्तान और ईरान से होकर गुजरने से पहले पाकिस्तान जाने की थी। वहां से हम 60 और देशों की यात्रा करने में सक्षम होंगे, जिसमें हमारा अनुमान है कि लगभग 18 महीने लगेंगे। लेकिन जितना अधिक हमने शोध किया, उतनी ही जल्दी हमें एहसास हुआ कि भारत से बाहर निकलना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। उस समय कोई भी जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। आप मोटरसाइकिल यात्रा के बारे में कोई किताब नहीं ले सकते या किसी से ऑनलाइन नहीं पूछ सकते। इस प्रकार की यात्रा अनसुनी थी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी पड़ी जो कम से कम हमें यह बता सके कि कहां से शुरुआत करनी है, और मैंने अपनी कंपनी के उन वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया जिन्होंने विदेश यात्रा की थी। वे हमें इसके अलावा और कुछ नहीं बता सके, सिवाय इसके कि हमें भारत से बाहर निकलने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। हमारी पहली बाधा, 1970 के दशक के भारत में पासपोर्ट प्राप्त करना आपका अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार था। हमें यह बताना पड़ा कि हमें उनकी आवश्यकता क्यों है, और जब तक सरकार ने हमारी यात्रा को मंजूरी नहीं दे दी, तब तक हमें मना कर दिया गया। मुझे नहीं पता था कि भारत सरकार के पास कैसे आवेदन करना है या कहां आवेदन करना है। मैंने अधिकारियों, पुलिस, वकीलों, राजनेताओं और हर उस व्यक्ति से संपर्क किया जो मेरी बात सुनेगा। आखिरकार मैं अपनी योजनाओं को समझाते हुए एक विस्तृत पत्र लिखने के लिए नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय तक 2 रात की ट्रेन यात्रा पर पहुंच गया। 1 महीने बाद मुझे बताया गया कि MOE हमारे मामले पर केवल तभी विचार करेगा जब बिहार राज्य, वह राज्य जहां हम रहते थे, की खेल परिषद ने हमारी योजनाओं को स्वीकार कर लिया और उनके लिए अनुकूल सिफारिश की। अधिक लालफीताशाही, इस समय टीम के 2 खिलाड़ी तमाम देरी के कारण बाहर हो गए। कुछ ही समय बाद एक और दोस्त शामिल हो गया, लेकिन हमें अभी भी एक और सवार की जरूरत थी और 2 बाइक। लेकिन सबसे पहले कागजी कार्रवाई हुई। मैं बिहार खेल परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को हमारी विस्तृत योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए बिहार लौटा। वे प्रभावित हुए, लेकिन हमें केवल तभी अनुकूल अनुशंसा दे सकते थे जब 1936 ओलंपिक खेल के दिग्गजों में से एक, जो पटना में रहते थे, सबसे पहले हमारी अनुशंसा करते। केवल एक नाम के साथ, क्योंकि उन्हें उसका पता नहीं मिल सका। जिस आदमी की हम तलाश कर रहे थे, उसे ढूंढने में हमें पटना शहर में 2 दिन लग गए। एक अत्यंत प्रशंसित खेल अधिकारी श्री हक ने अपने घर में हमारा स्वागत किया और 1 घंटे तक मेरी बात सुनने के बाद वह हमारे प्रोजेक्ट को अपना आशीर्वाद देने के लिए सहमत हुए। अगले दिन मैं उनका अनुशंसा पत्र खेल परिषद के कार्यालय में ले गया और कागजी कार्रवाई पूरी की। 2 सप्ताह बाद शिक्षा मंत्रालय ने हमें अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी थी। अधिक लालफीताशाही का पालन किया गया, क्योंकि इसे पहले विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा देखा जाना था। लेकिन अंततः इसे मंजूरी दे दी गई और हम अंततः पासपोर्ट के गौरवान्वित मालिक बन गए। MIPS दूसरी बाधा, हम कोई किताब या उचित मानचित्र उपलब्ध नहीं होने पर मैंने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा संचालित अमेरिकी सूचना केंद्र का दौरा करने के लिए जमशेदपुर से कोलकाता की यात्रा की। यह एक पुस्तकालय की तरह था, लेकिन मैंने पहले जो भी देखा था उससे 10 गुना बड़ा।
और हम भाग्यशाली थे क्योंकि इसमें अन्य महाद्वीपों के रोड मैप थे जिनका उपयोग हम अपना मार्ग निर्धारित करने के लिए कर सकते थे। लेकिन किस्मत वहीं रुक गई क्योंकि हमें उन्हें घर ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए AIC की अपनी अगली यात्रा पर मैं कागज के बंडल लाया और सभी रोड मैप का पता लगाने में पूरा दिन बिताया। लिखते समय हमें देशों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। एक बार वापस जमशेदपुर में मैंने ट्रेसिंग को ब्लूप्रिंट में विकसित किया और आखिरकार हमारे पास हमारे कच्चे रास्ते के नक्शे थे। काम का समय मिल रहा है, अब जानकारी के विशाल भंडार से सुसज्जित, या ऐसा हमने सोचा था। हमने अपने नियोक्ता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी से अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए आवेदन किया। 1970 में 24,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। हमें साक्षात्कार के लिए बॉस के कार्यालय में बुलाया गया और कुछ हफ्ते बाद उन्होंने यात्रा को मंजूरी दे दी। बस इतना ही। अब हमें बस 2 मोटरसाइकिलें ढूंढनी थीं और हम निकल पड़े। बाइकें, हम 4 लोगों की टीम थी और 2-2 बाइक पर सवार होते थे। भारत में हम 2 या 3 लोगों को पीछे बैठाकर सवारी करने के आदी थे, इसलिए हमें कभी नहीं लगा कि यह असुविधाजनक होगा। लेकिन हमारे बीच केवल एक घिसा पिटा पुराना BSA और एक छोटा CZ जावा था, लेकिन हम कम से कम 2 रॉयल एनफील्ड चाहते थे। इसलिए हमने वित्तीय सहायता के लिए टेल्को खेल विभाग के सचिव से संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन बोर्ड के सदस्यों में से एक मनमोहन सिंह ने चौथे सदस्य के रूप में हमारी टीम में शामिल होने का फैसला किया और उनके पास पहले से ही 1961 रॉयल एनफील्ड 350 बुलेट थी। और हमारे अल्प वित्तीय संसाधनों के कारण हमने अपनी दूसरी बाइक के लिए सेना अधिशेष नीलामी से एक पुरानी 1968 रॉयल एनफील्ड 350cc बुलेट खरीद ली। मनमोहन सिंह के चाचा की एक ऑटोमोबाइल इंजन मरम्मत की दुकान थी और वे बाइक के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करने के लिए इस शर्त पर कि हम सभी को उनकी देखरेख में काम स्वयं करना होगा। उनका तर्क बहुत सरल था। वह चाहते थे कि हम अपनी मोटरसाइकिलों के बारे में जितना संभव हो उतना सीखें ताकि अपनी यात्रा के दौरान हम उन्हें स्वयं ठीक कर सकें। मोटरसाइकिलों को नंगे फ्रेम में लाने, उन्हें रंगने, सभी घिसे पिटे हिस्सों को बदलने और उन्हें फिर से एक साथ रखने में हमें 3 सप्ताह लग गए। हमने रॉयल एनफील्ड को क्यों चुना? 1960 के दशक में भारत विदेश से कोई मोटरसाइकिल आयात नहीं करता था और केवल 3 ब्रांडों का स्टॉक रखता था। एक था राजदूत WFM पोलिश 150cc 2 स्ट्रोक, दूसरी थी जावा CZ चेक रिपब्लिक 250cc 2 स्ट्रोक और तीसरी थी रॉयल एनफील्ड 350cc बुलेट 4 स्ट्रोक, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी बाइक थी। इसलिए निर्णय लेना बहुत आसान था। रॉयल एनफील्ड 350cc हमारी यात्रा के लिए एक बेहतरीन मोटरसाइकिल साबित हुई। यह मजबूत था और इसे दुनिया में कहीं भी बनाए रखना आसान था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी रॉयल एनफील्ड्स ने हमें बारिश, बर्फ, रेत और अत्यधिक गर्मी और ठंड में पहुंचाया। मुझे यकीन है कि अन्य बाइकें भी थीं जो यह काम कर सकती थीं, लेकिन हमारी 350cc बुलेट उत्कृष्ट थीं। हमने कस्टम एल्यूमिनियम सामान रैक जोड़ने के अलावा मोटरसाइकिलों में कोई विशेष संशोधन नहीं किया। हमें स्पेयर पार्ट्स ले जाने के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता थी, क्योंकि हम जानते थे कि वे हमें भारत और इंग्लैंड के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। स्पेयर पार्ट्स और टूल्स की सूची हम प्रत्येक बाइक के लिए 24 स्पोक, 5 क्लच और थ्रॉटल केबल, ब्रेक पैड, इनर ट्यूब, प्रत्येक एक अतिरिक्त टायर, स्पार्क प्लग, कॉइल, केबल, पिस्टन रिंग, लाइट बल्ब, व्हील बेयरिंग, किक स्टार्ट स्प्रोकेट, पैर संचालित एयर पंप ले गए। पहिए से टायर हटाने के लिए उपकरण, ओपन एंड रिंच का सेट, धातु की आरी, हथौड़ा, छेनी, मिश्रित स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू का सेट, नट और बोल्ट, प्लायर और कई अन्य सामान। औजारों और स्पेयर पार्ट्स का कुल वजन लगभग 36 किलोग्राम 80 पाउंड था। हमारे व्यक्तिगत सामान, हमारे पहने हुए कपड़े शामिल नहीं, का वजन प्रति व्यक्ति लगभग 3.6 किलोग्राम 8 पाउंड था। गाड़ी चलाने पर गियर हमें पता नहीं था कि यात्रा पर क्या होगा और हमें बस अपने रोजमर्रा के कपड़ों के साथ जाना था। मेरे लिए इसका मतलब था एक जोड़ी सूट पतलून और कुछ स्मार्ट शर्ट। उस समय हमारे पास उचित सवारी जूते या जैकेट नहीं थे। हमारे पास हेलमेट भी नहीं थे, क्योंकि तब भारत में मोटरसाइकिल हेलमेट का उत्पादन नहीं होता था। हमने फंड के लिए भारत में कोका कोला से संपर्क किया, लेकिन इसके बदले उन्होंने हमें 2 हेलमेट दिए, इसलिए कम से कम हमारे पास वे तो थे। हमें पूरी यात्रा के लिए कोई प्रायोजन नहीं मिला।
और हमें अजनबियों की उदारता और दयालुता पर निर्भर रहना होगा। सहायता अब तक हमारे दोस्तों और परिवार को अंततः विश्वास हो गया था कि हम वास्तव में जाने वाले हैं। हमारे अधिकांश दोस्त बहुत सहायक थे, लेकिन हमारे अधिकांश रिश्तेदार दुनिया भर में मोटरसाइकिल चलाने के विचार के बहुत खिलाफ थे। और भले ही बहुत से लोगों ने हमारा समर्थन किया, लगभग किसी को विश्वास नहीं था कि हम वापस आएंगे। उन्हें यकीन था कि हम रास्ते में ही नष्ट हो जाएंगे, कोई दुर्घटना होगी या बीमारियों से मर जाएंगे। उन दिनों लंबी दूरी तक मोटरसाइकिल यात्रा करना कोई बात नहीं थी। हालांकि शहर के भीतर आवागमन के लिए प्रतिदिन लाखों लोगों द्वारा मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाता था, फिर भी 200 मील से अधिक दूर की यात्रा करना आम बात नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भारत के महापुरुषों और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है? क्या आपको उनकी विरासत के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा है? तो हमारे चैनल वैदिक दृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको भारतीय समाज और संस्कृति के महापुरुषों के जीवन और उनकी योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम साथ मिलकर इन महापुरुषों की अद्भुत कहानियों को संजीव कर सकें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।